तो देखिएगा, मैंने आपके साथ 2 पॉइंट की चर्चा की है। पॉइंट नंबर 1, मेरे गोडाउन में आग लगी, गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन रिकॉर्ड्स बच गए। गुड्स तो डिस्ट्रॉयड हुआ लेकिन रिकॉर्ड्स बच गए। और दूसरी सिचुएशन, जब मेरे गोडाउन में आग लगी तो गुड्स भी डिस्ट्रॉय हुआ और रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो यानी मेरे पास लॉस ऑफ स्टॉक के क्लेम की 2 अलग अलग सिचुएशन बनेंगी। तो आइएगा, अब अपन पहले सिचुएशन ए पर बात करेंगे। तो लिखें, सिचुएशन ए, when records are not destroyed. When records are not destroyed due to fire. आग लगी, आग लगने से मेरा स्टॉक तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन वहां पर मेरे रिकॉर्ड्स नहीं थे तो रिकॉर्ड्स बच गए। तो बहुत आसान सा तरीका है, तो लिखें, in this situation we can find out value of stock in godown. We can find out value of stock in godown with the help of records. भाई सीधी सी बात है, अगर रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय ही नहीं हुए हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आसानी से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाऊंगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाकर ये पता लगा लूंगा कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में कितना माल था। तो लीजिए, how to calculate value of stock lost by fire. How to calculate value of stock lost by fire. क्या करूं? सबसे पहले तो चला जाऊं इमीडिएटली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। सबसे पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से यह आसानी से पता लगा सकता हूं कि मेरे पास डेट ऑफ फायर पर गोडाउन में कितना स्टॉक था और इसमें से लेस कर दूंगा सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू का मतलब हो गया जो माल मैंने आग लगने से बचा लिया। मैंने आपको बताया था कि मेरे गोडाउन में आग लगी
तो मैं कुछ तो कोशिश करूंगा ना कि यार माल बचा सकूं, या खड़े खड़े देखता रहूंगा? बचाएंगे। तो भाई बचाएंगे। अब आप समझो, जो माल बचा लिया, क्या वो आप अपना लॉस बोलोगे? नहीं सर। नहीं। तो मैं इमीडिएटली अपने रिकॉर्ड्स में गया, मैंने रिकॉर्ड्स में जाकर देखा कि डेट ऑफ फायर के दिन मेरे गोडाउन में ये क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, और इसमें से मैंने इतनी वैल्यू का माल बचा लिया। तो अब मेरे पास आ गया स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, लेट ज्वाइनिंग हुई है मेरी। मैंने स्टार्ट किया है सिचुएशन ए कि जब आग लगने की वजह से माल तो डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन रिकॉर्ड्स बच गए। अब अगर रिकॉर्ड्स बच गए तो मैं उन रिकॉर्ड्स की सहायता से ये पता लगा सकता हूं कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में कितना माल था। आप समझ रहे हो? जब मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बचा ली, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे आसानी से पता लग जाएगा कि आग लगने के दिन ये क्लोजिंग स्टॉक था, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा इतनी वैल्यू का माल मैंने आग से बचा लिया। तो यानी मैं आपको ये बोलूंगा ना कि मेरा जो फायर से लॉस हुआ वो इतना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे पता लगा कि मेरे पास 1.5 लाख का गुड्स था, तो 150 तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और 12,000 का माल मैंने आग से बचा लिया। तो 1.5 लाख में से 12,000 का माल अगर मैंने बचा लिया, तो अब आप मुझे बताइए आपका स्टॉक लॉस्ट बाय फायर कितना कहलाएगा? तो 1.5 लाख में से 12,000 माइनस कर दोगे, समझ रहे हैं? तो आपके पास रिमेनिंग बचा 1,38,000, वो आप बोलोगे स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। आइए, अब अगर स्टॉक लॉस्ट बाय फायर निकल गया, तो अब मुझे निकालना है क्लेम अमाउंट। हाउ टू कैलकुलेट क्लेम अमाउंट? अब क्लेम कैसे निकालूंगा? when average clause is not applicable, ये क्या होता है अभी बताऊंगा। और when average clause is applicable, when average clause is applicable, सबसे पहले तो पता कैसे लगेगा, पहले जरा अपन उस बात को लिखते हैं। if amount of policy is greater than or equal to value of stock in godown, value of stock in godown as on date of fire, कोई एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। अगर पॉलिसी का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये मानेगी कि आपने ऑलरेडी अपने पूरे स्टॉक को क्या कर रखा है, आपने इंश्योर्ड करवा रखा है। इफ amount of policy
इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक। सर ये क्लोजिंग स्टॉक है क्या? अभी अभी मैं, हाँ बिल्कुल, वैल्यू ऑफ स्टॉक तो यही बोलूंगा ना मैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक कौन सा लिखा है मैंने? जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक। हाँ जी, इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसीज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक इन गोडाउन एज ऑन डेट ऑफ फायर, इमीडिएटली एवरेज क्लॉज लग जाएगा। क्यों लग जाएगा जरा सोचो। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी ये मानेगी कि आपने अपनी फुल वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। जब आपने अपना फुल इंश्योरेंस नहीं करवा रखा और नुकसान हो गया, तो भैया पूरा नुकसान हम क्यों बियर करें? कुछ नुकसान तो आपका भी हुआ, क्योंकि आपने अपने आप को अंडर इंश्योर्ड करवा रखा है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। 5 मिनट के लिए आप अपनी क्वेरी को अपने पास रखेंगे, फिर जब मैं आपको बोलूंगा उसके बाद आप पूछेंगे मुझसे। पहले एक बार मैं अपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूं, क्योंकि काफी बातें हैं जिसको विद एग्जांपल ही मैं समझा पाऊंगा। आइएगा, अगर मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है कि पॉलिसी का अमाउंट मेरे गोडाउन में रखे गए माल की वैल्यू से ज्यादा है या बराबर है, तो क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। मेरा जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है मुझे पूरा क्लेम मिल जाएगा। कोई इंश्योरेंस कंपनी मेरे पैसे में से कुछ भी लॉस को डिडक्ट नहीं करेगी। और इमीडिएटली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मेरा पॉलिसी का अमाउंट मेरे गोडाउन की वैल्यू, सॉरी गोडाउन में रखे गए स्टॉक की वैल्यू से ज्यादा है, तो मुझे पूरा का पूरा जितना भी स्टॉक फायर से नष्ट हुआ है पूरा क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन हुई, क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। मुझे केवल प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है जब आपने अपने आप को फुल्ली इंश्योर्ड करवाया ही नहीं है तो हम आपको क्लेम पूरा कैसे दे दें। तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी मेरे लॉस ऑफ स्टॉक को प्रोपोर्शनेट कर देगी। वो बोलेगी कि भैया समझो, आपने हमसे पॉलिसी 4 लाख की ली ना, जबकि आपके गोडाउन में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनोगे केवल, स्टॉप राइटिंग। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि तुम्हारे गोडाउन में 5 लाख की वैल्यू का माल था, लेकिन तुमने पॉलिसी 4 लाख की ले रखी है। इसका मतलब तुमने केवल 80% इंश्योरेंस करवा रखा है कि नहीं, बताओ। अब रिप्लाई भी करना है। यस सर। ऐसा नहीं केवल मेरे, सुनो मेरे, अगर लॉजिक से जाओगे तो ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ते। यू कैन कैलकुलेट विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। मैं आपको ये बोल रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है तुम्हारे गोडाउन में 5 लाख का माल पड़ा था, लेकिन तुमने पॉलिसी 4 लाख की ले रखी है। इसका मतलब तुमने केवल 80% इंश्योरेंस करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है? बिल्कुल सर जी। यस सर। तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारा जो लॉस हुआ 2 लाख रुपए का, क्या तुम्हें पूरा दे दें या केवल 80% दें? 80%।
समझ रहे हो मेरी बात को? अरे भाई, जब तुमने इंश्योरेंस ही 80% करवा रखा है तो तुम्हें क्लेम पूरा कैसे मिल सकता है? अब दिमाग में ये बात आती है, सर 4 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो यानी 4 लाख तक का तो लॉस कवर हुआ, तो लॉस तो 2 लाख का ही हुआ। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ऐसे नहीं चलती है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तुमने हमसे जितने परसेंट रिस्क की बातें कर रखी है हम तुम्हारी उतनी ही रिस्क उठाएंगे। 20% रिस्क तुम्हारी है तो लॉस भी तुम्हारा, हम क्यों भुगते? तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि अगर तुमने अपने गुड्स का 80% इंश्योरेंस करवा रखा है तो हम तुम्हें 80% ही क्लेम देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई अब आपको? यस अभी मैं सर। विद डेटा विद एग्जांपल भी लूंगा, लेकिन आप समझो मैं बोल रहा हूं कि कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि भैया जो इंश्योरेंस करवाया गया है वो 100% कवर हो रहा है या लेस देन 100। अगर लेस देन 100 है उसी को एवरेज क्लॉज कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस लैंग्वेज। इंश्योरेंस कंपनी इस लैंग्वेज को बोलती है एवरेज क्लॉज का लगना। एवरेज क्लॉज कब लगेगा? जब आप अंडर इंश्योर्ड हो। जब आप अंडर इंश्योर्ड हो तो इमीडिएटली आपका क्लेम अमाउंट भी क्या कर दिया जाएगा? प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। अब मेरी बात अगर आपको समझ आई है तो बताएं क्यों मैं आपको ये 2 पॉइंट बता रहा हूं। क्लेम का अमाउंट लॉस के बराबर होगा या लॉस के अमाउंट से कम होगा? बिल्कुल सही बात है रिद्धि। हम इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अगर आपने हमसे 70% रिस्क का इंश्योरेंस करवाया है और नुकसान हो गया तो भैया हम तो 70% की रिस्क ही उठाएंगे, 30% की रिस्क आपकी है। और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के अमाउंट को क्या कर देती है? प्रोपोर्शनेट कर देती है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के अमाउंट को क्या कर देती है? प्रोपोर्शनेट कर देती है। आओ जरा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल, कैलकुलेट क्लेम अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट है आपका 3,42,000। वैल्यू ऑफ गुड्स इन गोडाउन एज ऑन डेट ऑफ फायर। मेरे गोडाउन में आग लगने के दिन 4,56,000 का माल था, लेकिन मेरी पॉलिसी 3,42,000 की थी। बताओ क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी से आपने 100% ले लिया है? नो सर। नहीं। नो सर। एक मिनट, हाँ जी देखिएगा, तो पॉलिसी अमाउंट है 3,42,000 और वैल्यू ऑफ गुड्स इन गोडाउन एज ऑन डेट ऑफ फायर हमारे पास था 456। और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 4 लाख। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 4 लाख। हमें दे रखा है कि जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 4 लाख। अब हमें क्लेम अमाउंट निकालना है। तो देखिएगा हमें क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया कि हमने अपने आप को अंडर इंश्योर्ड करवा रखा है। क्यों? क्योंकि गोडाउन में तो माल पड़ा था 456 का,
जबकि पॉलिसी हमने केवल 342 की ली है, तो हमारा जितना नुकसान हुआ वो सारा हमें नहीं मिल सकता। तो लीजिए, सॉल्यूशन, क्लेम अमाउंट, बिल्कुल 3 लाख इसका आंसर आएगा, बिल्कुल आरती। तो देखिएगा, क्लेम इज इक्वल टू, क्लेम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? Policy पॉलिसी amount upon value of stock on data other into loss of stock डिवाइडेड बाय 456 6,000 into 4 lakh 3 lakh claim amount. तो 342 डिवाइडेड बाय 456 इंटू 4 लाख। बेसिकली हम 75% रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। ये लीजिए, बताइए क्लियर है? बिल्कुल। आइए, देखिएगा एक और एग्जांपल। देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं। लिखो, कैलकुलेट क्लेम अमाउंट। कैलकुलेट क्लेम अमाउंट। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। हमारे पास आग लगने के दिन जो स्टॉक था वो था 25,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर। आग लगने की वजह से हमारे गोडाउन में माल रखा हुआ था 25 का, और आग लगी तो हमने उसमें से 5,000 का माल बचा लिया। पॉलिसी अमाउंट, और हमने जो पॉलिसी ले रखी है वो 20,000 की ले रखी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या पॉलिसी का अमाउंट वैल्यू ऑफ स्टॉक से कम है या बराबर है या ज्यादा है? बराबर हो गया सर बराबर है सर। बराबर। कैसे है बराबर? फिर गलत कर रहे हो आप। कैसे है बराबर? वापस सुनो मेरी लाइन को। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि पॉलिसी के अमाउंट को लॉस ऑफ स्टॉक से कंपेयर करो। आप लॉस ऑफ स्टॉक से कंपेयर कर रहे हो। मैं यही चीज बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बातों को। पॉलिसी के अमाउंट को कंपेयर करना है गोडाउन में रखे हुए माल की कीमत से, लॉस ऑफ स्टॉक से कंपेयर नहीं करना। अब बताओ, बराबर है क्या? नहीं सर, 25,000 sir. का और 20,000 का शॉर्ट करा था। आप फिर समझे मेरी बात को, इसलिए जल्दबाजी नहीं। मैंने आपको यही बोला, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझोगे चैप्टर के। मुझे कहीं भी पॉलिसी अमाउंट को लॉस ऑफ स्टॉक से कंपेयर नहीं करना है। आप देखो ध्यान से, पॉलिसी अमाउंट को कंपेयर करना है गोडाउन में रखे हुए स्टॉक की वैल्यू से। पॉलिसी अमाउंट को कंपेयर करना है किससे? सर गोडाउन गोडाउन में रखे गोडाउन हुए में रखे हैं। हुए स्टॉक से। तो बताइए अब जल्दी से मुझे, क्या नहीं सर। गोडाउन में रखा हुए माल की कीमत ज्यादा है और पॉलिसी का अमाउंट कम है? यस यस सर। सर। तो
इसका सर। मतलब क्या एवरेज क्लॉज लगेगा? यस सर। हाँ लगेगा। लगेगा। तो चलिए सॉल्यूशन क्लेम अमाउंट निकाल दो। क्लेम अमाउंट, तो आइए अगर आप क्लेम अमाउंट निकालोगे तो बताइए क्या फॉर्मूला था अपना क्लेम अमाउंट का? सर, पॉलिसी अमाउंट नहीं, Policy amount upon value of value of closing stock closing on stock date of on date fire of fire into into loss. loss of stock. रुको रुको, पहले लॉस ऑफ स्टॉक भी निकालना पड़ेगा इस बार अपने को। 2 स्टेप लग गई ना अपनी। सबसे पहले तो निकालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। तो लिखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक इन गोडाउन कितना है? 25,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू, यानी जो माल हमने बचा लिया। तो हमने कितनी वैल्यू का माल बचा लिया? 5,000। तो सबसे पहले तो मैंने निकाल दिया लॉस ऑफ स्टॉक। कितना? 20,000। ये लीजिए, सबसे पहले तो मेरे पास आ गया लॉस ऑफ स्टॉक 20,000। अब मैं निकाल लूंगा क्लेम अमाउंट। अब मैं निकाल लूंगा क्लेम अमाउंट। अब क्लेम अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था? पॉलिसी का अमाउंट यानी 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स 25,000 और इनटू मेरा जितने का लॉस हुआ यानी 20,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 25, यानी एक तरह से मैंने 80% इंश्योरेंस को कवर किया है कि नहीं किया? तो मुझे क्लेम भी 80% ही मिलेगा। यानी मेरा जो क्लेम आ गया वो आ गया 16,000। बताइएगा अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो मुझे बताएं आप। ये मैंने आपके साथ सिचुएशन 1 सर। डिस्कस की है। हाँ जी बोलो बोलो। सर एक बार आप ये बताओ कि ये कैसे पता चला एक बार की पॉलिसी अमाउंट और उसको कंपेयर किया था ना अभी अपन ने? पॉलिसी अमाउंट को क्लोजिंग स्टॉक से कंपेयर करूंगा। तो पॉलिसी अमाउंट 20 है, क्लोजिंग स्टॉक हाँ 25 है। तो कौन सी सिचुएशन आई मेरे पास? सर सेकंड वाली। तो सेकंड वाली आई तो क्लेम अमाउंट के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा ठीक है सर। सिंपल है बिल्कुल। बस ये ध्यान रखो कंपेयर किस किस को करना है, लॉस ऑफ स्टॉक को कंपेयर नहीं करना है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अगर सिचुएशन ए लग रही है जहां पर मेरे पास रिकॉर्ड्स अभी भी सुरक्षित हैं, तो सबसे पहले तो ये ढूंढ लो कि लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ। ये लो, सबसे पहले तो ढूंढ लो मेरा लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ। फिर क्लेम अमाउंट के लिए एक चीज चेक कर लो, क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। और इसका पता लगेगा 2 चीजों को कंपेयर करके। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। कंपेयर किस किस को करना है? कंपेयर करना है पॉलिसी अमाउंट को और पॉलिसी अमाउंट को और गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसको। कंपेयर इन दोनों को करना है, पॉलिसी के अमाउंट को और गोडाउन में जो माल पड़ा है उस गोडाउन में पड़े हुए माल की वैल्यू को। इन दोनों को कंपेयर करके आपको पता लगेगा कि आपका एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो सीधी सी बात है जितना लॉस ऑफ स्टॉक है वो पूरा का पूरा आपका क्लेम आ जाएगा। जितना आपका लॉस ऑफ स्टॉक है वो पूरा का पूरा आपका क्लेम आ जाएगा। और अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो रहा है तो क्लेम अमाउंट हमारा जो निकलेगा
वो प्रोपोर्शनेट क्लेम अमाउंट निकलेगा। और प्रोपोर्शनेट निकालने का फॉर्मूला बन गया आपके पास पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर और इनटू आपके पास आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये इससे हम क्या निकाल लेंगे, अपना क्लेम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो बताइए क्या केस ए सभी को बिल्कुल क्लियर है, जहां पर आपने आग से अपने रिकॉर्ड्स तो बचा लिए और स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो सिंपली अपने रिकॉर्ड्स पर जाओ, रिकॉर्ड्स से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढ लो और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढने के बाद उसमें से जितनी वैल्यू का माल बचा लिया वो माइनस कर दो, तो बाकी का आ गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक। और फिर उसके बाद ये चेक कर लो क्लेम निकालने के लिए कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, और उस हिसाब से आपका क्लेम अमाउंट निकल जाएगा। बताइए क्या पॉइंट नंबर 1 Yes, बिल्कुल sir. क्लियर है आपको? Yes. Yes, sir.